मैं आपको एमआरआई फेस का केस दिखाने जा रहा हूँ। तो हमारे पास पेशेंट आए हैं एमआरआई फेस करवाने। तो पेशेंट की लेफ़्ट अपर एल्वियोलस में सस्पेक्टेड अल्सरेटिव लीजन है। तो उसको हमें एमआरआई में डायग्नोज करना है। तो कैसे हम एमआरआई फेस का प्लानिंग करते हैं, कैसे हम एमआरआई फेस का प्रोटोकॉल्स रन करते हैं और किस तरह से हम स्कैनिंग पैरामीटर को इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेशेंट डिटेल रिकॉर्ड फिल कर लिया है। पेशेंट रिकॉर्ड फिल कर पे क्लिक करना है। स्कैन स्टार्ट स्कैन पे क्लिक करने के बाद आपको ये इंस्ट्रक्शन देखनी है, इसको एक्सेप्ट करना है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 प्लेन लोकलाइज़र को एक्वायर करना है। तो अभी मैं यहाँ पे 3 प्लेन लोकलाइज़र को एक्वायर कर रहा हूँ। ये मैंने अपना 3 प्लेन लोकलाइज़र एक्वायर कर दिया है। तो मैं ये जो फेस और नेक स्कैन है, ये मैं NV-array कॉयल है उस पर कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कॉयल पे क्लिक करने के बाद NV-array कॉयल्स आपके पास आएगा। तो NV-array कॉयल में आपको फेस और नेक की स्टडी हमेशा करनी होती है। तो इसमें मैं आपको बेसिक रूटीन सीक्वेंस के बारे में आपको बताऊंगा कि आप एमआरआई जब नेक विद कंट्रास्ट स्टडी करते हैं तो उसमें आप रूटीन जो स्टडी है वो रूटीन प्रोटोकॉल्स है वो कौन से रन करते हैं। तो अभी मेरा फर्स्ट लोकलाइज़र आ रहा है। लोकलाइज़र आने के बाद क्या करना है, आपको लेना है कोरोनल स्टर सीक्वेंस। ठीक है, नेक की स्टडीज़ के लिए स्टर आपका मस्ट सीक्वेंस होता है। जब भी हम नेक की स्टडी करते हैं तो स्टर सीक्वेंस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि स्टर में जो भी मैरो एडिमा होता है, जो भी फाइंडिंग्स होती है, वो आपके स्टर सीक्वेंस में हाइपरटेंस आती है, क्योंकि स्टर एक पैथोलॉजिकल सीक्वेंस होता है। तो पेशेंट के लेफ़्ट अपर एल्वियोलस में अल्सरेटिव लीजन है, जो हमने क्लिनिकली भी पेशेंट को डायग्नोज करके देखा है। जब भी आपके पास फेस की स्टडी आती है तो आपको उस टाइम क्या करना होता है, पेशेंट की क्लिनिकल चेक करना होता है कि पेशेंट का लीजन फेस के कौन से एरिया में है, या अंदर ओरल कैविटीज़ में कहाँ है, टंग में है या हार्ड पैलेट में है, कहीं भी लीजन होता है तो उसको आपको चेक करना होता है। क्लिनिकली प्रोफाइल चेक करने के बाद डेफिनेटली आप फिर अच्छे से उस पर प्लान कर सकते हैं। तो ये मैं अभी नेक की प्लानिंग करूँगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा फर्स्ट में कॉर्नल स्टर की प्लानिंग करना है। तो कॉर्नल स्टर में क्या करना है, आपको सैज और एक्सेल के ऊपर प्लान होगा। तो हमेशा आपका जो ओरल कैविटी है वहीं तक आपको कवर करना है, जो पीछे ट्रैकिया और एसोफेगोस होता है ना, तो वहाँ तक कवर करने की ज़रूरत, उसे ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं यहाँ आपको पूरा बंच दिखाता हूँ, मैं स्लाइसिस को हाइड कर रहा हूँ। तो आपको उसी एरिया में आपको अच्छे से कवर करना है। देखिए, पेशेंट की फाइंडिंग एल्वियोलस एरिया में लेफ़्ट साइड में है, तो इस एरिया में है, जो पीछे मोलर एंड प्रीपोलर टीथ है। तो ज़्यादा कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चाहे पीछे लिम्फ नोड भी हम देख सकते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा पीछे तक कवर करता हूँ। जो हमारे लिम्फ नोड है नेक के, वो भी हम देख सकते हैं, कहीं उसमें भी मेटास्टेटिक लिम्फ नोड ना हो, तो इसलिए कॉर्नल जितना चाहे आप उतना इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट एरिया के अकॉर्डिंग की आप ले सकते हैं, जितना एरिया आप लेना चाहें उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरी प्लानिंग बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो मुझे पेशेंट को लेफ़्ट अपर एल्वियोलस को डायग्नोज करना है, तो आपकी ऐसे प्लानिंग होगी। और जब भी आप प्लानिंग करोगे तो उसके साथ साथ हमेशा आपको ये सैचुरेशन बैंड लगाने हैं, ताकि मोशन आर्टिफैक्ट है वो ना आए। राइट, तो ये मेरी प्लानिंग करेक्ट है। प्लानिंग करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर सैचुरेशन बैंड लगा रहा हूँ। जिस तरह से मैंने प्लानिंग किया है उसी तरह से मुझे यहाँ पे इसमें शिम लगाना है। दिस इज़ अ शिम। ये शिम होता है होमोजीनिटी क्रिएट करने के लिए, ये शिम होता है। तो ये मेरी प्लानिंग कर्नल की करेक्ट है एकदम। तो इस प्लानिंग को मुझे क्या करना है, अब सेव कर देना है। आप एक्सेल में भी देखो और इस प्लानिंग को क्या करो, सेव कर दो और स्कैन में क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये कॉर्नल स्टर की प्लानिंग हो जाती है आपकी। तो कॉर्नल स्टर जैसे ही आपके पास ओरिजिनल इमेज आ जाती है कॉर्नल स्टर की, तो उसके ऊपर आपको प्लान करना होता है सैज सेक्शन का। ठीक है, तो कॉर्नल के ऊपर आप देखोगे फाइंडिंग जिस तरह से फाइंडिंग आपको विजुअलाइज हो रही है, तो उस तरह से आप प्लानिंग उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर करेंगे। ठीक है, हमेशा फाइंडिंग को देखी ही आपकी प्लानिंग होती है कि फाइंडिंग जो होती है, फाइंडिंग के पैरेलल और परपेंडिकुलर आपको प्लानिंग करनी। हाँ, इसमें कुछ ज़्यादा एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर आप प्रोटोकॉल्स को देखो। प्रोटोकॉल्स मैं कौन सा ले रहा हूँ, और प्रोटोकॉल लेने के बाद मेरे जो सीक्वेंस रन किया है, अभी कॉर्नल स्टर लिया है, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा स्कैनिंग पैरामीटर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो जब भी आप स्टर सीक्वेंस रन करोगे तो सबसे पहला फोकस करोगे कि टाइम ऑफ इन्वर्जन इसमें आपने कितना रखा हुआ है। तो मैंने इसमें टाइम ऑफ इन्वर्जन रखा है 150।
तो मैंने आपको बताया भी है कि टाइम ऑफ इन्वर्जन स्टर में कितना है। आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको नहीं आइडिया है तो। टाइम ऑफ इन्वर्जन के को देख सकते हैं। और इको ट्रेंड को स्टैंडर्ड हम मैंने बताया था आपको 18 to 20 मतलब लेस देन 18 रखते हैं स्टर सीक्वेंस में। तो डेफिनेटली आपकी जो इंटेंसिटी है, क्योंकि स्टर क्या होता है, एक फैट सप्रेशन की तरह सीक्वेंस होता है। इसमें जो फैट होता है वो पूरा सप्रेस हो जाता है, जो फैट का सिग्नल है ना वो नल हो जाता है, और बाकी सारी चीज़ें इसमें आपको हाइपरटेंस नज़र आएगी, चाहे कोई फ्लूइड हो, चाहे कोई मैरो एडिमा हो, जैसे स्टर में आपने देखा हो। तो इस तरह की फाइंडिंग आपको स्टर में क्लियर विजुलाइज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें टाइम टू रेपिटेशन आपका T2 के वेटेड लॉन्ग TR होता है और T इसमें होता है 42। एक मीडियम T ही हम रखते हैं इसमें, और फ्रीक्वेंसी 320 मैंने रखा है और 224 मैंने इसमें फेज रखा है। मैक्स मैंने नंबर ऑफ एक्साइटेशन मैंने इसमें 2 रखा है। ठीक है, तो ये स्कैनिंग पैरामीटर्स होते हैं, तो ये स्कैनिंग पैरामीटर्स को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एक्साइटेशन जितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे ना, जितना इंक्रीज़ करेंगे बट स्कैनिंग ऑफ टाइम इंक्रीज़ होगा और आपका इमेज क्वालिटी ज़्यादा बेटर होगी नेक्स्ट इंक्रीज़ करने से। अगर डिक्रीज़ करें तो इमेज क्वालिटी में डिग्रेडेशन होगी और टाइम में भी रिडक्शन होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आपको नेक्स्ट इसमें 1.5 to 2.5 लेस देन 2.5 हम रखेंगे नेक्स्ट स्टडी में, क्योंकि टाइम को भी हमें देखना है, पेशेंट की कंफर्टेबिलिटी को भी देखना है कि पेशेंट जो मशीन के अंदर, बोर के अंदर एक लंबे टाइम के लिए लेटना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मेरा जब कॉर्नल सीक्वेंस आ जाएगा, कॉर्नल स्टर सीक्वेंस, ये देखिए कॉर्नल स्टर सीक्वेंस आपकी स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ पेशेंट की फाइंडिंग्स हल्का सा जब पूरा सीक्वेंस आ जाएगा तो आपको विजुलाइज होगा। तो यहाँ पे साइनसाइटिस की भी फाइंडिंग लग रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसी एरिया में पेशेंट को क्लिनिकली जब मैंने पेशेंट को चेक किया था तो लेफ़्ट अपर एल्वियस में ही पेशेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स था। जैसे ही हमारा कंप्लीट सीक्वेंस आएगा, कंप्लीट सीक्वेंस आने के बाद आप इसमें एक्सेल का प्लान करो, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक्सेल में अगर आप प्लान करोगे तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट फिर स्टर सीक्वेंस में प्लान करना थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, आपको मैं एनोटेशन हाइड कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर इसमें प्लानिंग नज़र आए। तो आपको जब भी एक्सेल का प्लान करना है, एक्सेल का प्लान करने के लिए अभी देखो मैं प्लान जो ले रहा हूँ ना, ये शो स्लाइसिस, आप यहाँ से शो स्लाइस कर सकते हैं। ऐसे स्लाइस ले रहे हैं तो मुझे स्लाइस को हटा देना है ताकि आपको प्लानिंग ईजिली दिखे। हमेशा जब भी आप प्लानिंग करोगे तो इसके ऊपर हमेशा बॉक्स बन के आता है, इस तरह का बॉक्स आएगा तो मतलब इसका आप प्लानिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब एक्सेल का 30 स्लाइस है तो लेस देन आप इसमें 26 स्लाइस रख सकते हैं। जब भी आप नेक का प्लानिंग करोगे ना तो स्लाइस थिकनेस हमेशा 4 to 0.5 से 1.5 तक स्टैंडर्ड हम रख सकते हैं। कोई बड़ा लीजन है तो उसमें बढ़ा भी सकते हैं स्लाइस थिकनेस, 1.5 to 2 तक जा सकते हैं हम स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड हम रखते हैं 3.5 to 4 mm और 0.5 to 1 mm के बीच में हम स्पेसिंग रखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपके कॉर्नल स्टर सीक्वेंस आ गया है। तो कॉर्नल स्टर को आप पहले अच्छे से देखो, और इसकी जो फाइंडिंग्स है कॉर्नल स्टर पे आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मुझे ये साइनोसाइटिस, जो ये साइनस है ना, ये फाइंडिंग लग रही है। तो आपको क्या करना है, इस फाइंडिंग को अच्छे से आपको कवर करना है। आपको ऊपर से मैक्सिलरी साइनस को भी थोड़ा सा कवर कर लो। ये देखिए, हाँ, रेफरिंग फिजिशियन हैं, उन्होंने सस्पेक्ट करके सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा दिया है। तो हो सकता है कि जब हम आगे फर्दर कंट्रास्ट स्टडी करेंगे तो उस एरिया में यहाँ पे अनाउंसमेंट, पेरिफेरी अनाउंसमेंट आएगी या नहीं आएगी, वो हमें विजुलाइज करके देखना होगा। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, जब भी आप प्लानिंग करोगे ना तो आप फाइंडिंग को देख के प्लान करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने अपने अकॉर्डिंग प्लान कर दिया तो आपकी हमेशा बिल्कुल जो प्लानिंग है, फाइंडिंग्स है, वो मिस हो सकती है। ठीक है, यहाँ से ऑब्लिक करो तो ऑब्लिक से करने से एंगुलेशन आप दे सकते हैं। जितना आप एंगुलेशन देना चाहते हैं ना उस एरिया ऑफ अकॉर्डिंग के आप एंगुलेशन, स्लाइसिस थोड़ा सा इंक्रीज़ करो, 28 करो। ठीक है, 28 करने से आप पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। और सैचुरेशन बैंड लगाओ सुपीरियर, एक इन्फीरियर, और नीचे यहाँ पे क्या लगाओ, शिम लगाओ।
ये आपका एक्सियल का प्लान है। ये मैं एक्सियल स्टर का प्लानिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब प्लानिंग करने के बाद कुछ नहीं है, इको ट्रेन लेंथ सेम स्टैंडर्ड हमने इतना रखा है, कुछ नहीं करना है। इसको आपको क्या करना है, सेव कर देना है। सैचुरेशन बैंड लगाने से, शिम लगाने के बाद उसको आप डायरेक्टली सेव कर लो। फेस कर रहे हैं, फेस में आपका ये ओरल कैविटी, टंग्स, हल्का सा पीएनएस थोड़ा सा कवर होना चाहिए। तो ये आपका फेस में इन्वॉल्वमेंट आती है। कोई फेस के अंदर कोई फाइंडिंग्स रहती है, फेस मतलब कि साइनस के नीचे वाला पोर्शन और आपका जो मैंडेबल से ऊपर वाला पोर्शन है पूरा फेस में इंक्लूड होता है। ऐसे तो हम फ्रंटल से हम बात करते हैं, फ्रंटल साइनस से नीचे मैंडेबल जो हमारी मैंडेबल बोन है वहाँ तक हम फेस लेते हैं। बट अभी क्लिनिकली प्रोफाइल देखने से पेशेंट का जो फाइंडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग आप फिर प्लान करेंगे, ठीक है। जैसे आपने एक्सियल स्टर का प्लान कर दिया और उसके बाद फिर आप डेफिनेटली उसको कॉपी करके, उसको मैं इरेज कर देता हूँ, और आप एक्सियल T1 को ओपन करके और उस पर एक्सियल स्टर कॉपी और विद सैचुरेशन बैंड और सिम लगा के आप इसको कॉपी करो। और टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए आपको यहाँ पे फेज़ 256 है, इसको 224 करो। देखो अभी मेरा टाइम 3:35 जा रहा है ना, फेज़ कम करने से मेरा टाइम 3 मिनट 12 सेकेंड आ गया। थोड़ा सा मुझे T1 में इको ट्रेन लेंथ बढ़ाना है, मैंने बताया है आपको इको ट्रेन लेंथ हम कितना रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो T1 का प्लानिंग भी आपका एकदम करेक्ट है, तो इस प्लानिंग को भी आप डेफिनेटली क्या कर लो, सेव कर लो। ये मैंने सेव कर लिया। तो अभी जैसे मेरा एक्सियल स्टर आना शुरू हो गया, देखो तो एक्सियल स्टर आने से ये फाइंडिंग्स यहाँ पे देखो, ये फाइंडिंग्स है पेशेंट की ये पूरा यहाँ पे लीजन है पेशेंट को। ये जो देखो पीछे जो मोलर एंड प्रीमोलर टूथ है वहाँ पे ये क्लिनिकली प्रोफाइल्स वहाँ पे है पेशेंट को, ये वहाँ पे फाइंडिंग्स है। अगर मैं आपको अपने जो मैंने क्लिनिकली प्रोफाइल लिया है इसको अगर अपने मोबाइल में दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट का क्लिनिकली प्रोफाइल जो फाइंडिंग है वो कहाँ पे है। ये देखिए मैं अपने स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, अपने फ़ोन पे दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए ये पेशेंट का क्लिनिकली इस एरिया में फाइंडिंग है, ये पेशेंट का जो पूरा फाइंडिंग है इस एरिया में फाइंडिंग है ये। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करना है। जो टूथ है इसके पीछे पोस्टीरियर पोर्शन में या अपर एल्वुलस के एरिया रीजन में ये पेशेंट का क्लिनिकली ये फाइंडिंग आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपको देखना है, इमेज के थ्रू भी आपको विजुअलाइज करके देखना है किस तरह से ये पेशेंट की फाइंडिंग है, ठीक है। एक तो नीचे भी जख्म है और ऊपर सुपीरियर साइड्स भी बिल्कुल अपर एल्वुलस के रीजन में एक नीचे भी है और सुपीरियर साइड में भी फाइंडिंग आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे पेशेंट का। ठीक है, पेशेंट की पुरानी कोई बायोप्सी नहीं हुई है, ना कोई पुराना अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो इसको थोड़ा सा डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ऐसा कुछ बात नहीं है, जितना बड़ा लीजन दिख रहा है जैसे हम कंट्रास्ट स्टडी करेंगे ना तो उसके बेस में ही आप बिल्कुल डेफिनेटली ये कर सकते हैं। ये देखो ये पूरा लीजन है, ये पूरा देखो टूथ को इन्वॉल्व करके ये सारी चीज़ें कंट्रास्ट स्टडी कर दो पेशेंट। इनका क्या है, ठीक है, ये कंट्रास्ट रेडी करके ये फाइंडिंग हाँ ठीक है। तो ये पूरा फाइंडिंग कवर करके आपको फिर प्लान करना है। पहले पेशेंट को क्लिनिकली भी देखना है, हल्का सा इंफीरियर साइड में भी है जो मैंने आपको इमेज में दिखाया था, और सुपीरियर साइड में काफ़ी बड़ा लेजन है। ये देखो अभी आपने एक्सियल T1 का प्लान कर दिया है, अब आपको करना है सैस्टर का प्लानिंग। सैस्टर का प्लानिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आप कॉर्नर को देखो अच्छे से,
कॉर्नल को देखने के बाद आप इसको पूरा कवर कर दो। अगर हम मतलब ब्रेन फेस की बात करें तो फेस में हमारा ये पूरा मैंडिबल्स बोन है वहाँ तक कवर कर लो, जहाँ तक आपको लगे कि लीजन है। देखो, बट आपका जो फाइंडिंग है ना लेफ़्ट साइड में है, तो आपको लेफ़्ट साइड पूरा अच्छे से कवर करके प्लान करना होगा। एफओवी ज़्यादा आप नहीं कवर करने की ज़रूरत है। आप 27 तक स्टैंडर्ड रख, ज़्यादा एफओवी रिड्यूस करने से भी क्या होगा, जो डिग्रेज इमेज क्वालिटी है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि पिक्सल साइज़ थोड़ा सा डिग्रेड हो जाते हैं, फट जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो प्लानिंग है वो इसमें डिग्रेड हो जा सकती है। हेलो, हाँ, हमारे यहीं पर आराम करो। ठीक है, सैस्टर का प्लानिंग आप ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आप जब प्लानिंग करेंगे सैस का तो आपको कवर करना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको कवर करना है। तो जैसे ही आपके पास जो एक्सियल स्टर आया ना तो उसको यहाँ पे ड्रॉप करो और इसके ऊपर आप फिर अच्छे से ऐसे प्लान कर दो। देखो, जब भी आप प्लानिंग करेंगे ना हमेशा ओरिजिनल इमेज पे करो। ऐसा नहीं है कि आप लोकलाइज़र में कर रहे हैं तो कई बार बहुत बार लोकलाइज़र में क्या होता है कि फाइंडिंग मिस हो जाती है, तो वो नहीं करना है आपको। मतलब एक जो जिसको हम बोलते हैं ना कि तुक्का लगाते हैं, वो नहीं करना है आपको। आइडिया से स्कैन नहीं करना है आपको, हमेशा फाइंडिंग्स देके ही फिर स्कैन करना है। अगर आप पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे हैं तो डेफिनेटली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी आप फाइंडिंग को देखो, डायग्नोज देखो, दैन फिर आप इसके ऊपर प्लानिंग करो। देखो, ये मेरी सैज की करेक्ट प्लानिंग हो गई है सैस्टर की। तो सैस्टर की प्लानिंग करेक्ट होने के बाद इसमें शिम लगाओ और शिम वॉल्यूम को अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो और इसमें शिम को देखो। स्टर सीक्वेंस है, ज़्यादा कुछ बताने की नीड नहीं है इसमें, आपको मैंने सारा कुछ बताया भी है पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में आप जितना चाहें उतने आप प्लानिंग पे फोकस करो, इमेज पे फोकस करो और अपने स्कैनिंग प्रोटोकॉल्स पे फोकस करो कि मैं कैसे कैसे इसमें सीक्वेंस को एक्वायर कर रहा हूँ। देखो, एक्सियल T1 भी आ गया है हमारा। एक्सियल T1 में अगर कई बार लगे कि आपको थोड़ा सा हाइपरटेंसिटीज़ आ रही है तो वहाँ पे GRE लेने की भी कोशिश करो। जो भी अगर हेमरेजिक हो तो हेमरेजिक में हमेशा GRE, एक्सियल GRE। तो यहाँ कुछ हेमरेजिक नहीं है, यहाँ पूरा आपको क्या है, हाइपो इंटेंस सिग्नल आ रहा है T1 वेटेड सीक्वेंस में, तो यहाँ पे GRE को मेरा सीक्वेंस एक कट कर दो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि जो लीजन होता है वो आपकी कैरोटिड आर्टरी को इन्वॉल्व कर रहा हो, जो हमारी नेक वेसल्स है उसको इन्वॉल्व कर रहा हो, तो उसमें आपको नेक वेसल्स के लिए, उसको लीजन को देखने के लिए आपको एक नेक एंजियो का भी सीक्वेंस नेक की स्टडी में लेना होता है और फेस की स्टडी में लेना होता है कई बार। इस चीज़ को आप मैंडेटरी याद रखो, जब भी यहाँ पर कोई नेक की स्टडी या फेस की स्टडी कर रहे हैं, कोई ऐसा लीजन आ रहा है, कोई इस तरह का कोई फाइंडिंग्स आ रही है जो आपके वेसल्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो उसमें हमेशा नेक के लिए आप क्या करो, एक एंजियोग्राफी का सीक्वेंस, MR एंजियोग्राफी नेक का सीक्वेंस भी रन करो। मैंने यहाँ पे डाल रखा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा लीजन नहीं है तो इस सीक्वेंस में क्लोज कट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे लिमिटेड सीक्वेंस ही लेना है जिससे हमारा डायग्नोज प्रॉपर फाइनल डायग्नोज हो सके। ठीक है, एडिशनल कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती। एडिशनल आप कब लोगे, जब आपको फाइंडिंग के बारे में कन्फ्यूज़न है कि T1 में सिग्नल हाइपर आ रहा है, कुछ सिग्नल मेटास्टेटिक हेमरेजिक लग रहा है, तो वहाँ पे GRE लेने की भी कोशिश करो। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सैस्टर ले रहा हूँ। सैस्टर के बाद मैं प्लानिंग एक्सियल T2 एक ले रहा हूँ। इसको मैं सेम एक्सियल से एक्सियल कॉपी करूँगा, उसमें एडिशनल करने की कोई नीड नहीं है हमें। ठीक है, उसके बाद आपका डिफ्यूज़न इसमें बहुत मैंडेटरी होता है। डिफ्यूज़न सीक्वेंस लेने के लिए इसमें देखना होता है कि कोई डिफ्यूज़र रिस्ट्रिक्शन है, तो उससे फिर फाइनल डायग्नोज पता चलता है कि पेशेंट को ये कार्सिनोमा का केस है। ठीक है, तो क्लिनिकली आप पेशेंट को डायग्नोज करो पहले, पेशेंट के इंफीरियर एंड सुपीरियर रीजन में 5 मिनट फाइंडिंग है अल्सरेटिव लीजन, तो उसको आप अच्छे से क्लियर करके आप उसको डायग्नोज करो ऐसे। ठीक है, डिफ्यूज़न आपको अच्छे से एक्वायर करना है। डिफ्यूज़न में बेशक टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ करो, बट डिफ्यूज़न आपका बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, ताकि डिफ्यूज़न के अंदर की फाइंडिंग आप बिल्कुल क्लियर से आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं। अभी मेरा सैस्टर सीक्वेंस भी आ गया है, देखिए
ये देखो जो हमारा जो लेफ़्ट मैक्सिलरी साइनस है ना, उसके नीचे आप एक लीजन देख रहे होंगे, ये पूरा फाइंडिंग है पेशेंट को। ये सीक्वेल सेल कार्सिनोमा हो सकता है पेशेंट को, बट पेशेंट के पास पुराना कोई रिकॉर्ड बायोप्सी वगैरह नहीं है। तो चलो कोई नहीं, आप क्या करो, डिफ्यूज़न सीक्वेंस का प्लानिंग देखो। इसमें आप डिफ्यूज़न का प्लानिंग ऐसे करेंगे, ऐसे डिफ्यूज़न प्लानिंग करने के बाद आप इसमें क्या करो, सुपीरियर सैचुरेशन बैंड लगाओ, इन्फीरियर भी सैचुरेशन बैंड लगाओ, और हो सके डिफ्यूज़न में थोड़ा सा ना FOV इंक्रीज़ करना होता है। FOV जितना थोड़ा सा इंक्रीज़ करोगे तो उतना फाइंडिंग आपका क्लियर इसमें दिखती है। हम स्टैंडर्ड FOV रखते हैं नेक्स्ट स्टडी में, हम 22 से 24-26 तक रखते हैं, मतलब 24 to 28 के बिटवीन हम रखते हैं, 24 से 28 के बीच में। और हम इसमें स्लाइस थिकनेस मैंने आपको बताया था 3.5 से 4.5 तक रखते हैं, तो स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पे 4 रखा है। और स्पेसिंग हम 0.5 लेस दैन 0.3 से हम 1.5 या 1.3 तक हम स्टैंडर्ड रख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड हमारा यही है। बट उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी फाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरह की फाइंडिंग आ रही है ना, उस तरह के आपको क्या करना है इसमें, प्लानिंग स्पेसिंग और स्लाइस थिकनेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना होता है। कोई माइनर सा फाइंडिंग आ रहा है तो उसमें आपको रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप जितना चाहें उतना आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो बट स्टैंडर्ड में आपको बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड में ही प्रोटोकॉल कर रहा हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ देख सकते हैं। और इसके बाद मेरा डिफ्यूज़न रेडी है। डिफ्यूज़न रेडी करने के लिए मैं बी वैल्यू 600 पे ले रहा हूँ और नंबर ऑफ़ एक्साइटेशन में 6 कर रहा हूँ, तो मोर दी अनफ। नंबर ऑफ़ एक्साइटेशन 6 है तो आपके जो इमेज क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर आ जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, हो सके आप 8 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 रखने से क्या होगा, टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, बट इमेज क्वालिटी आपका इम्प्रूव हो जाएगी। बट हम स्टैंडर्ड यहाँ पे 6 पे ही लेते हैं, 6 नेक्स्ट पे लेते हैं। तो ये डिफ्यूज़न का प्लानिंग होता है। डिफ्यूज़न में कुछ नहीं करना है, डिटेल पे आप कुछ को चेंज अप करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि डिफ्यूज़न में कुछ भी चेंज कर दिया ना तो आपका इमेज में डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा आएगी। तो आपको डिफ्यूज़न पे क्लिक करने के बाद बी वैल्यू देखो। बी वैल्यू कई बार क्या आता है कि डियोलॉजिस्ट बी वैल्यू 1800 से 450 या कुछ ऐसे मांग सकते हैं, तो यहाँ पे बी वैल्यू, यहाँ पे 2 ऐड 3 ऐड, यहाँ पे बी वैल्यू ऐड कर सकते हैं आप, 2 3 4 जितना भी ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे बी वैल्यू लिख सकते हैं 800 1000 जो भी आप लोगे फिर। ठीक है, नंबर ऑफ एक्साइटेशन कितना रखोगे उस पर भी आपका ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। डिफ्यूज़न सीक्वेंस मेरा रेडी है, उसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने एक्टिव कर दिया है, उसको सेव कर दिया मैंने। ठीक है, ये आपका T2 वेटेड सीक्वेंस भी आ गया है। T2 वेटेड सीक्वेंस आने के बाद आप फर्दर फिर क्या करो, रूटीन आपकी ये सीक्वेंस मैंने ले लिया है। ये सीक्वेंस लेने के बाद फिर मैं आपका फर्दर कंट्रास्ट के लिए प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे नीड नहीं होती है प्री कंट्रास्ट की, यहाँ पे नहीं, मैं एक्सेल T1 ले लिया हूँ, तो यहाँ पे प्री कंट्रास्ट लेने की नीड नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे तीनों सेक्शन कंट्रास्ट फिर एक्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, ये रूटीन सीक्वेंसेस है। रूटीन सीक्वेंस आने के बाद देन फिर आप कंट्रास्ट स्टडी का प्लान करोगे, इसके बाद कंट्रास्ट एजुकेशन को। ठीक है, तो ये फेस की स्टडी मैं आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ 1 by 1। इसको आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा वीडियो मेरी लॉन्ग हो सकती है, थोड़ा लेंथी है, तो प्लीज़ अब जितना आप अपना टाइम इस वीडियो के अंदर दोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके फेस के जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तीनों सेक्शन में आपको कंट्रास्ट की प्लानिंग करनी है, कॉर्नल में, एक्सियल और सैज में। पहले मैं कॉर्नल की प्लानिंग कर रहा हूँ, कॉर्नल T1 फैट सेट की। जब भी आप कंट्रास्ट स्टडी करोगे ना, रूटीन कंट्रास्ट स्टडी, तो उसमें आपको फैट सेट में ही सारी सीक्वेंस लेने होते हैं। फैट सेट ये याद रखना है, T1 विद फैट सेचुरेशन, T1 विद फैट सेचुरेशन पे आपको इसमें क्या करना है, प्लानिंग करना होता, सीक्वेंस लेना होता है कंट्रास्ट के बाद, T1 वेटेड और विद फैट सेट लगा के। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने ओरिजिनल कॉर्नल स्टर लिया है उस पर कॉपी करके आपको क्या करना है, स्कैन कवरेज करना है विद सैचुरेशन बैंड विद शिम लगा के आप उसको पूरा कवरेज करो।
और आप इसको भी सेव कर दो। और यहाँ देखो केमिकल सेट है ना फैट, अगर मैं नन करूँ तो ये फैट सेट नहीं होगा, ये नॉर्मल T1 हो जाएगा। यहाँ पे ने फैट किया है तो इसका मतलब है कि केमिकल सेचुरेशन जो है हमारा वो फैट सेचुरेशन किया है। जो इमेज आएगी वो विद फैट सेट की आएगी, इसलिए हम इसको फैट सेट पे सारी सीक्वेंस ले सकते हैं। और नीचे आप कंट्रास्ट है ना यहाँ पे फिल कर सकते हो। हम देते हैं कौन सा एजेंट देते हैं, गैडोलिनियम देते हैं, और हम कितना हम देते हैं 10 ml देते हैं। तो यहाँ पे आप पुट कर दो ऐसे, ठीक है। जब भी कंट्रास्ट स्टडी करोगे और जब भी आप कंट्रास्ट करोगे ना फैट सेट में लोगे, और कुछ नहीं करना है इसमें, कॉपी कर दो कॉर्नल से और आपको एडिशनल करने की कोई नीड नहीं होती है, ठीक है। और सेम जैसे आप कॉर्नल T1 फैट सेट करोगे, कॉर्नल T1 फैट सेट करने के बाद आप तीनों सेक्शन क्या करो, एक्सेल और सैस में भी फैट सेट लेना है आपको, ठीक है। और एक्सेल में भी मैं क्या कर रहा हूँ, फैट सेचुरेशन को वहाँ से कॉपी करके विद सेट बैंड एंड शिम लगा के कॉपी करके मैं आपका प्लानिंग एकदम फैट सेट है और गैडोलिनियम 10 अमाउंट है, और ये मैं आपका यहाँ पे सीक्वेंस को कॉपी कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। अब जैसे ही पेशेंट को हम कंट्रास्ट देंगे तो कंट्रास्ट देने के बाद तो फिर ये तीनों सीक्वेंस अभी देखो एक्टिव में है, अभी कंट्रास्ट हम दे रहे हैं पेशेंट को। अभी हम पेशेंट को कंट्रास्ट दे रहे हैं, तीनों आपको पोस्ट कंट्रास्ट, ठीक है। आपका जब कंट्रास्ट दोगे उसके बाद आपका कॉर्नल, फिर एक्सेल, फिर आपको सैस सेक्शन लेना है, और सैस को भी आप सैस्टर से कॉपी करोगे। सैस्टर पे क्लिक करके विद सैचुरेशन बैंड विद शिम, और इसको एक्सेप्ट करना है और आपको इसको क्या कर देना है, फिर सेव कर देना है, ठीक है। बस ये 1 बाय ऑटो स्कैन करोगे तो 1 बाय 1 आपके कंट्रास्ट सीक्वेंस रन हो जाएंगे। तो ऐसे हम रूटीन कंट्रास्ट की स्टडी करते हैं, फेस की स्टडी करते हैं। तो फेस की स्टडी जब भी करते हैं तो आपको इस तरह से क्या करना है, आपको हमेशा फाइंडिंग को देख के, क्लिनिकल प्रोफाइल को देख के आपको प्लानिंग करना होता है एमआरआई के केस में, क्योंकि नेक तो फेस और ये थोड़ा सा एडिशनल स्टडीज़ होती है, इसमें जो फाइंडिंग्स होती है वो मोस्टली कैंसर्स ही होता है। तो आपको अच्छे से देखना है पेशेंट को, क्लिनिकली प्रोफाइल देख के आपको उस पर फिर प्लान करना है फर्दर, ठीक है। स्टर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस स्टर सीक्वेंस होता है जो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। स्टर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट की ये पूरा लीजन है, यहाँ पे इस एरिया में लीजन है, बस इस लीजन को ही डायग्नोज करना होता है नेक्स्ट स्टडी में। तो ऐसे आप देख सकते हैं और ऐसे ही फर्दर आप प्लानिंग करके और इसकी स्टडी कर सकते हैं। ये देखो ये मेरा एक्सेल स्टर है, ये मेरा एक्सेल T1 है, इसमें हाइपो सिग्नल हो रहा है, हाइपो इंटेंस हो रहा है, और सैस्टर है, ठीक है। डन है कंट्रास्ट, ठीक है। अभी मेरा कंट्रास्ट डन है, पेशेंट को हमने कंट्रास्ट दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, कंट्रास्ट ऑटोमेटिकली ये रन करना है। पेशेंट को बता देना हिले ना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये तीनों सीक्वेंसेस हमारे रन 1 बाय 1 रन हो जाएंगे, और इसमें हम देखेंगे कि जो पेशेंट को फाइंडिंग आ रही है ना उसको आप अच्छे से डायग्नोज करोगे, अच्छे से क्लिनिकल प्रोफाइल में देख के रन करोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम स्कैन को देखोगे, इस तरह से आप सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी जो फाइंडिंग है कभी मिस नहीं होगी। तो ये हम प्रोटोकॉल रूटीन नेक की स्टडी में करते हैं, यूज़ करके उस पर प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आप मेरी वीडियो को अगर आपको ये अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसे ही मैं आपको डेली अपडेट आपकी वीडियोस में देता रहूँगा, ताकि मुझे लगे कि आप भी एक अच्छे MR टेक्नीशियन बन सकें। थैंक यू वेरी मच।